आई एम नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ माई सर्कमस्टांसिस, आई एम ए प्रोडक्ट ऑफ माई डिसीजंस। स्टीफन कोवे का कोट है। काफी बार देखो इस कोट को ना इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जाता है, मैन इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ इन्वायरमेंट बट मैन इज प्रोडक्ट ऑफ हिज चॉइसेस। देखो हमारे इर्द गिर्द जो भी माहौल है ना वो हम पे इंपैक्ट डालता है। परिवार में क्या कुछ चल रहा है, स्कूल में हमारे आसपास क्या कुछ चल रहा है, हमारी गली में जहां पे हम रहते हैं, हमारे मोहल्ले में क्या चल रहा है, उन सब चीजों का असर हम पर पड़ता है, लेकिन पूरा नहीं। फिर भी हमारे पास ना हमेशा चॉइस रहती है डिसीजन लेने की। बिल्कुल छोटे से छोटा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। देखो कई बार ना आपने देखा होगा एक ग्रुप में 7-8 दोस्त हैं, सारे के सारे लिकर पीते हैं, शराब पीते हैं, लेकिन एक पर्सन है जो कभी नहीं पीता, जो हमेशा खाने की टेबल पर भी वेज खाना खाता है और शराब भी नहीं पीता। सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ये सही गलत वाली बात नहीं है। लेकिन देखो जो पर्सन अपनी बाकी दोस्तों के पीने के बावजूद नहीं पीता, वो क्या है, वो उसकी चॉइस है, वो अपने इन्वायरमेंट को दरकिनार कर रहा है। हमारे पास देखो सिविल सर्विसेज के एस्पायरेंट्स के पास दिन में कितनी चॉइसेस होती हैं। या तो देखो बिना सोचे, बिना ज्यादा दिमाग लगाए, बिना ज्यादा ओवर थिंकिंग करे अपना बेस्ट दें, पूरी प्रोडक्टिविटी के साथ में, बिना डाइवर्ट हुए, बिना सोशल मीडिया पे टाइम खराब किए अपना बेस्ट दें। यह हमारी चॉइस है। एक्सक्यूज देने को हम बहुत से एक्सक्यूज दे सकते हैं कि नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं होता, ध्यान भटक जाता है। नहीं भटकता भाई, 2 बार ट्राई करोगे, 3 बार ट्राई करोगे, 4 बार ट्राई करोगे, कंसंट्रेशन आ जाएगी, फोकस आ जाएगा। लेकिन मन में बिठा लोगे कि मेरा दिमाग नहीं लगता, ध्यान भटक जाता है, एक्सक्यूज देने लगोगे, मेंटल ब्लॉक्स बना लोगे, तो फिर काम नहीं चलेगा। अनेकों ऐसे एग्जाम्पल्स आप इतिहास से उठा सकते हो, जैसे अब्दुल कलाम। बिल्कुल नॉर्मल फैमिली में वो पैदा हुए, बहुत ज्यादा साधारण बैकग्राउंड, लेकिन उन्होंने चूज किया कि मुझे पढ़ना है। साइंस में उन्होंने पढ़ाई की और देश के महान साइंटिस्ट बने। तो उनका बैकग्राउंड ऐसा नहीं था कि वो बढ़िया से बढ़ पाते, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे पढ़ना ही है, किसी भी सूरत में करना ही है। समझे? तो कोट है, मैन इज प्रोडक्ट नॉट प्रोडक्ट ऑफ हिज एनवायरमेंट बट प्रोडक्ट ऑफ हिज डिसीजंस। मैन तो बोल दिया जाता है पैट्रियार्की के कारण, मतलब दोनों मैन वुमेन। डेट आज की 18 अप्रैल 2024 है। 3 इश्यूज डिटेल से हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसजेंडर्स की बैगिंग पर बैन लगाए जाने से संबंधित। दूसरा आर्टिकल हम कस्टोडियल डेथ से संबंधित डिस्कस करेंगे और तीसरा आर्टिकल हिंदू का मिसिंग मेडिकल कॉलेजेस से संबंधित। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, ट्रैफिक सिग्नल पे आपने देखा होगा जो ट्रांसजेंडर्स भीख मांगते हैं ना, बैगिंग करते हैं, उस पर बैन लगाए जाने से संबंधित है। आप सिलेबस में जीएस पेपर 2 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो ये कदम उठाया है पुणे पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने। 10 अप्रैल को उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया। सीआरपीसी सेक्शन 144 के तहत ट्रैफिक सिग्नल्स पर ट्रांसजेंडर पर्सन की बैगिंग पे उन्होंने बैन लगा दिया। इससे पहले जो ये अमितेश कुमार है ना, अभी फिलहाल पुणे पुलिस कमिश्नर हैं, इससे पहले वो नागपुर में पोस्टेड थे और वहां पर भी उन्होंने ट्रांसजेंडर्स ट्रैफिक सिग्नल पे जो भीख मांगते हैं, इस चीज पे उन्होंने बैन लगा दिया था। शुरुआत में उन्होंने बोला कि हम सिर्फ 1 महीने के लिए बैन लगा रहे हैं, बाद में 1-1 महीने करके उस बैन को नागपुर पुलिस एक्सटेंड करती गई। राइटर कहते हैं, देखो पुणे पुलिस कमिश्नर ने ये जो ऑर्डर जारी किया है ना, इसमें काफी सारे चैलेंजेस हैं, काफी क्रिटिसिज्म राइटर कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ये ना पुणे पुलिस कमिश्नर का फ्यूडल और कॉलोनियल माइंडसेट दर्शाता है। आप ना गरीबी को एक प्रकार से पनिश कर रहे हो। कोई पर्सन गरीब है, आप गरीबी नहीं खत्म कर रहे हो, आप उस पर्सन को खत्म कर रहे हो जो गरीब है। जबकि देखो कोई पर्सन गरीब है, इसमें समाज का भी तो फेलियर है ना, सरकार का भी तो फेलियर है ना, उसे भीख मांगनी पड़ी। क्या भीख मांगने के लिए वो पर्सन सिर्फ रिस्पॉन्सिबल है? ये तो वही बात हुई कि आप ना जो सिम्टम है उसे एड्रेस कर रहे हो, लेकिन रूट काज को एड्रेस नहीं कर रहे हो कि ट्रांसजेंडर्स को क्यों नौबत आन पड़ी कि वो ट्रैफिक सिग्नल पे आके भीख मांगे। राइटर कहते हैं इस प्रकार के बैन्स और क्रिमिनलाइजेशन से ना, बैगिंग के जो क्रिमिनलाइजेशन है, इससे बल्कि स्टिग्मा और ज्यादा बढ़ता है। ट्रांसजेंडर्स के साथ में जो अलग अलग मिसबिलीफ्स अटैच होते हैं ना, वो मिसबिलीफ्स और ज्यादा समाज में इस्टाब्लिश होते हैं, उनके साथ में स्टिग्मा और ज्यादा बढ़ेगा। अगर आपको
आपको ये चाहिए कि ट्रांसजेंडर्स भीख ना मांगे, तो आपको ना उनकी मदद करनी चाहिए थी, उनको सपोर्ट करने वाली स्कीम्स लॉन्च करके, उनको अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड करके, उनको एजुकेशन देके, उनको एम्प्लॉयमेंट देके, ये सब चीज़ें करके सरकार इंश्योर कर सकती है कि जो ट्रांसजेंडर्स हैं वो ट्रैफिक सिग्नल पे भीख ना मांगे। इसके अलावा देखो क्रिटिसिज्म ये भी है, संविधान का आर्टिकल 15 जो देखो किसी भी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन पे बैन लगाता है, मतलब देश के किसी सिटीजन के साथ में ना रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इन ग्राउंड्स के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। लेकिन पुणे पुलिस ने जो आदेश जारी किया ना, उसमें सिर्फ ट्रांसजेंडर्स के ट्रैफिक सिग्नल पे भीख मांगने पर रोक है, बाकी लोग मांग सकते हैं। तो ये तो सेक्स के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन हो गया ना, तो संविधान का वायलेशन हो गया। अब जुडिशरी का एंगल भी राइटर प्रेजेंट करते हैं। बैगिंग से संबंधित देखो 2 वर्डिक्ट्स हैं। पहला 2019 में जम्मू एंड कश्मीर की हाईकोर्ट ने दिया, और ये केस का नाम था सुहेल राशिद भट्ट वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इस केस में ना जम्मू एंड कश्मीर की हाईकोर्ट ने 1960 के जम्मू एंड कश्मीर के इस एक्ट पे टिप्पणी करते हुए बोला, एक्ट का नाम है जम्मू एंड कश्मीर प्रिवेंशन ऑफ बैगरी एक्ट 1960, जिसमें बैगरी को एक क्रिमिनल ऑफेंस करार दिया गया था। तो इस एक्ट पर टिप्पणी करते हुए जम्मू एंड कश्मीर की हाईकोर्ट ने बोला ये संविधान के आर्टिकल 19(1)D का उल्लंघन है। ये जो आर्टिकल है ना, आर्टिकल 19(1)D, ये देखो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट से संबंधित है। आप चेक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में टाइप भी कीजिएगा। आर्टिकल 19(1)D फ्रीडम ऑफ मूवमेंट से संबंधित है, तो इस फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, ऐसा जम्मू एंड कश्मीर की हाईकोर्ट ने बोला था इस केस में कि बैगरी को आप क्रिमिनल ऑफेंस नहीं करार दे सकते। अगर बैगिंग एक अपराध है ना, तो इसका मतलब आप पुअर्टी को अपराध बता रहे हो कि गरीब होना ये एक अपराध है। दूसरा वर्डिक्ट दिल्ली हाईकोर्ट का है हर्ष मंडर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। एक एक्ट को चैलेंज किया गया था इस केस में, बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बैगिंग एक्ट 1959। यह शुरू में बॉम्बे में आया था एक्ट बैगिंग को रोकने के लिए, लेकिन बाद में इसे देश के अलग अलग राज्यों में एक्सटेंड कर दिया गया था। तो जम्मू एंड कश्मीर की तरह इसे यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली में भी एक्सटेंड किया गया था। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने ना इस एक्ट को स्ट्राइक डाउन कर दिया अपने हर्ष मंडर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, और बोला कि बैगिंग एक क्राइम नहीं है। स्टेट को अगर रोकना ही है तो बैगिंग वाले रैकेट्स को रोके जो जबरन भीख मंगवाते हैं। अगर कोई मजबूरी में आके भीख मांग रहा है तो उसे आप क्रिमिनल ऑफेंस नहीं बता सकते। इसी केस में जस्टिस गीता मित्तल ने यह बोला था कि देखो कोई मजबूरी में आके गलियों में भीख मांगता है, कोई अपनी इच्छा से नहीं मांगता है, कोई भीख मांगता है एज ए लास्ट रिसोर्ट कि मुझे जिंदा रहने के लिए अब तो मेरे पास यही चारा है कि मैं भीख मांगना स्टार्ट कर दूं। तो बैगिंग जो है एक सिम्टम है गरीबी का। अगर आप सिम्टम को खत्म कर रहे हो, इसका मतलब आप अपना मुंह जो है जमीन में गाड़ रहे हो, आप दूसरी चीजों पे यानी रूट काज पे ध्यान नहीं दे रहे हो। ट्रांसजेंडर्स जो भीख मांगते हैं या फिर घरों में आते हैं कुछ ऑस्पिशियस ओकेजन्स पर, जैसे शादी होने पर, बच्चा होने पर, क्यों आते हैं? आप देखिए समाज में ट्रांसजेंडर्स के साथ हमेशा डिस्क्रिमिनेशन होता है। एजुकेशन से लेके, एम्प्लॉयमेंट से लेके, पब्लिक गुड्स को एक्सेस करने से लेके, लाइफ में हर एक एक्टिविटी में ट्रांसजेंडर्स के साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो जो ट्रांसजेंडर्स पढ़ लिख नहीं पाते क्योंकि एजुकेशन में उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, स्कूल में बच्चे चिढ़ाते हैं क्योंकि अवेयरनेस नहीं है ट्रांसजेंडर्स को लेके, बहुत बड़ा स्टिग्मा अटैच है, उनका सर्वाइव करना डिफिकल्ट हो जाता है ताने सुन सुन के। तो ऐसे ट्रांसजेंडर्स जो एजुकेशन नहीं प्राप्त कर सकते, कोई स्किल नहीं है, वो भीख मांगना स्टार्ट कर देते हैं ट्रैफिक सिग्नल्स पे। हाँ देखो इतना जरूर है, हर टाइप के ट्रांसजेंडर्स हैं। कई ट्रांसजेंडर्स ऐसे हैं जो पैसे ना मिलने पे बद्दुआएं दे देते हैं, गलत बोल देते हैं। इस चीज को तो देखो कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। अगर कोई अपनी इच्छा से अगर कोई दे वो अलग इशू है, ना देने पर ब्लैकमेल किया जाए, ऐसे भी वीडियोस देखने को मिलते हैं कि ट्रेन्स में सुई चुबो चुबो के वो भीख मांगते हैं, तंग करके भीख मांगते हैं, बहुत गलत व्यवहार करते हैं लोगों के साथ ट्रेन्स में या फिर दूसरी जगहों पर। ऐसी घटनाएं हम देखते हैं जिसकी वजह से ट्रांसजेंडर्स का जो नाम है वो बहुत ज़्यादा खराब है।
लेकिन देखो वास्तव में बहुत सारे ऐसे ट्रांसजेंडर्स भी होते हैं जो जॉब करना चाहते हैं लेकिन नहीं मिल पाती। वही बात है ना, हर प्रकार के लोग मिलते हैं। लास्ट में राइटर कंक्लूजन में देखो ये बोलते हैं, जो डीपीएसपी है ना संविधान का पार्ट 4, इसमें बहुत सारे प्रोविजंस किए गए हैं। ये देखो सरकार को गाइडेंस दी गई है डीपीएसपी में कि आप देश के नागरिकों के लिए ये सब प्रोविजंस कीजिए, जैसे प्रोवाइडिंग ए लिविंग वेज, मेंटेनिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ ह्यूमन हेल्थ, स्ट्राइविंग टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज इन इनकम। मतलब सरकार को ये प्रयास करने हैं इनकम में इनइक्वालिटीज को कम करने का, स्टेटस में इनइक्वालिटीज को एलिमिनेट करने का। इसके अलावा ना सिर्फ इंडिविजुअल्स बल्कि ग्रुप ऑफ पीपल को इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटीज प्रोवाइड करने का, ये सब प्रयास सरकार को करने हैं। और ये सारी बातें संविधान के पार्ट 4 यानी डीपीएसपी में बोली गई हैं। तो ये पूरा आर्टिकल ट्रांसजेंडर्स की बैगिंग पर बैन लगाए जाने से संबंधित है। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल कस्टोडियल डेथ और इससे रिलेटेड रेगुलेशन से संबंधित है। आप देखो सिलेबस में जीएस पेपर 2 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। रिसेंटली देखो सुप्रीम कोर्ट ने ना कस्टोडियल डेथ से संबंधित जो दोषी पुलिस ऑफिशियल्स हैं ना, उनकी बेल एप्लीकेशंस पे स्ट्रिक्ट रुख अख्तियार किया कि नहीं भाई, वो पुलिस जिन्होंने अपनी कस्टडी में मारा है लोगों को, उनको बेल नहीं देंगे आसानी से। इवन यूपी पुलिस के डीजीपी ने जो गाइडलाइंस है ना कस्टोडियल डेथ को प्रिवेंट करने के लिए, उन गाइडलाइंस को फिर से रिपीट किया और सभी यूपी पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं उनको इन गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए कहा। और भी काफ़ी सारे कंटेक्स्ट हैं, जैसे तमिलनाडु में पुलिस इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया था हाल ही में कस्टोडियल डेथ के लिए। इसी साल फरवरी में सूरत के एक सब इंस्पेक्टर के खिलाफ केस दर्ज किया गया था क्योंकि उन्होंने अपनी कस्टडी में एक जो आरोपी था उसको टॉर्चर करने का अटेम्प्ट किया। 2017 से 22 तक सबसे ज़्यादा जो कस्टोडियल डेथ के नंबर्स हैं ना वो गुजरात में रिपोर्ट किए गए। उसके बाद नंबर आता है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, इन राज्यों का। सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, कस्टोडियल डेथ होता क्या है। देखो जब भी पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है ना, तो आपको पता है 24 घंटे के अंदर अंदर उसे प्रेजेंट करना होता है कोर्ट में यानी मजिस्ट्रेट के सामने। बाद में मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस बोलती है कि हमें इतने दिनों के लिए, फॉर एग्जांपल 7 दिनों के लिए, 10 दिन के लिए या 5 दिनों के लिए आरोपी की, जिसको हमने गिरफ्तार किया है ना, उस पर्सन की कस्टडी चाहिए ताकि हम केस सुलझाने के लिए इस पर्सन से यानी आरोपी से पूछताछ कर सकें। तो फिर अगर मजिस्ट्रेट पुलिस को कस्टडी दे देता है या फिर किसी दूसरी एजेंसी को, फॉर एग्जांपल ईडी को या फिर सीबीआई को कस्टडी अगर दे दी जाती है मजिस्ट्रेट के द्वारा, तो फिर वो जो आरोपी है ना वो ईडी के दफ्तर में ही रहता है। जैसे अरविंद केजरीवाल, इनको गिरफ्तार किया गया और कोर्ट ने शुरुआत में 7 दिनों की कस्टडी दे दी, तो 7 दिनों तक अरविंद केजरीवाल ईडी के ऑफिस में रुके। वहां पे एक लॉकअप बना हुआ है, वहां पे केजरीवाल रुके। उसी प्रकार से अगर पुलिस को कस्टडी दी जाती है जज के द्वारा, तो पुलिस स्टेशन में जो लॉकअप होता है ना, वहां पे आरोपी को बंद कर दिया जाता है और वहां पे पूछताछ की जाती है। लेकिन जब देखो ये पुलिस कस्टडी या फिर ईडी कस्टडी समाप्त हो जाती है ना, फिर जो मजिस्ट्रेट हैं उनको जेल भेज देते हैं। जेल मतलब जैसे तिहाड़ जेल, समझ गए, प्रॉपर जेल। पहले पुलिस कस्टडी में उनको पुलिस स्टेशन में ही रखा गया था पूछताछ के लिए, लेकिन जैसे ही पुलिस कस्टडी खत्म हुई फिर उनको जेल भेज दिया जाता है। हर एक जिले में सेंट्रल जेल ये सब बने होते हैं, फिर उनको वहां पे भेज दिया जाता है। इसे बोला जाता है जुडिशियल कस्टडी। पहले वाली पुलिस कस्टडी, दूसरी वाली जब जेल में भेजा जाता है प्रॉपर, उसको बोलते हैं जुडिशियल कस्टडी। जितने भी लोग तिहाड़ जेल में बंद है ना, वो जुडिशियल कस्टडी में है, वो पुलिस कस्टडी में नहीं है। अब देखो होता क्या है, जब पुलिस कस्टडी में कोई आरोपी होता है ना, तो पुलिस वाले कई बार ना उसको ना बहुत टॉर्चर करते हैं, बहुत ज़्यादा 3rd डिग्री इस्तेमाल करते हैं, मारा पीटा जाता है, मजबूर किया जाता है कि तुम अपना अपराध जो है स्वीकार कर लो। तो ना ऐसी सिचुएशन में कई बार जो पुलिस कस्टडी में आरोपी होता है ना, उसकी डेथ तक हो जाती है। ये होता है कस्टोडियल डेथ। ये मैंने आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया। डेथ देखो बहुत रीजंस की वजह से होती है। कई बार तो डायरेक्टली मारा पीटा जाता है, कई बार ऐसा भी होता है कि बीमार था बंदा, लेकिन पुलिस वालों ने या फिर दूसरी लाइन एनफोर्समेंट एजेंसीज ने ध्यान नहीं दिया, नेग्लिजेंस के कारण डेथ हो जाती है कि सामने वाला बंदा बहुत बीमार था, लेकिन पुलिस वालों ने या फिर लाइन एनफोर्समेंट एजेंसी वालों ने कुछ ध्यान ही नहीं दिया,
और उसको हार्ट अटैक आ गया और उसकी डेथ हो गई। 1993 में ना नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने ना सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को यह बोला, जब भी कोई कस्टोडियल डेथ होती है ना 24 घंटे के अंदर अंदर हमें सूचित किया जाए। ये सारे इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं कस्टोडियल टॉर्चर के अगेंस्ट। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ 1948, यूनाइटेड नेशंस चार्टर 1945, द नेल्सन मंडेला रूल्स 2015, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर 1984। और भी हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स 1966, यूएन स्टैंडर्ड मिनिमम रूल्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स 2015, यूएन चार्टर 1945, यूरोपियन कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स 1950। सब बता दिया मैंने आपको, कुछ इनमें से आप यूज कर सकते हो। कंसर्न्स क्या है कस्टोडियल डेथ से संबंधित? सबसे पहले तो देखो ये फंडामेंटल लॉज का वायलेशन है। ये तो संविधान के आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22 का वायलेशन है। ये है देखो आर्टिकल 20, 21 और 22। 20 है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। इसमें ये सारी चीजें हैं कि सेम ऑफेंस के लिए 2 बार ट्रायल नहीं चल सकता, खुद के खिलाफ इंक्रिमिनेशन के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इसके अलावा आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से संबंधित है। और सबसे लास्ट में प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस है। इसमें वो सारी चीज़ें हैं जैसे 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना जरूरी होता है। और कई बार तो देखो ऐसा देखने को मिलता है कि जो पुलिस वाले हैं 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने जो प्रेजेंट करना जरूरी होता है ना, तो मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करने से पहले ही 3rd डिग्री इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं, मारना पीटना स्टार्ट कर देते हैं। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने इसे कस्टोडियल डेथ को मोरल वैल्यूज के अगेंस्ट बताया था कि देखो ये तो पावर एसिमेट्री है ना, मतलब जो पुलिस कस्टडी में है सामने वाला बेचारा कुछ कर नहीं सकता, हाथ नहीं उठा सकता किसी भी पुलिस वाले पे, मजबूर है, उसे कितना भी मारा पीटा जाएगा उसकी मजबूरी है सहन करना, पावर एसिमेट्री है। और बात सिर्फ कस्टोडियल डेथ की नहीं है, कई बार देखो इवन कस्टोडियल रेप की भी खबरें आती हैं। मथुरा रेप केस के बाद में यह इशू बहुत ज्यादा सुर्खियों में आया था जब कुछ पुलिस वालों ने कस्टडी में रेप कर दिया था। अब आप एक और चीज देखिए, बिना किसी लीगल प्रोविजंस के आप किसी को ना इलीगल तरीके से जेल में नहीं रख सकते। लेकिन एक केस है रुदल साहब वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें ना एक एक्यूज्ड को 14 साल तक जेल में रखा गया, इवन उसको बरी कर दिया गया था। बरी करने के बाद भी, सेशन कोर्ट के बरी करने के बाद भी उसको 14 साल में जेल में रखा गया। आप बताइए कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? उस बंदे के तो 14 साल चले गए ना। फिर देखो कई बार पुलिस कस्टडी में आरोपी होता है तो पुलिस वाले क्या करते हैं, ये दिखा देते हैं कि उसने भागने की कोशिश की और पुलिस फायरिंग में वो मारा गया, लेकिन वो फेक एनकाउंटर के केसेस होते हैं। हाल ही में मुंबई पुलिस के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा, इनको बॉम्बे हाईकोर्ट के द्वारा लाइफ इंप्रिजनमेंट दी गई क्योंकि 2006 में इन्होंने फेक एनकाउंटर किया था। ये काफी लैंडमार्क जजमेंट है इस प्रकार के केसेस में। पहला एक प्रकार से कन्विक्शन है किसी पुलिस ऑफिसर का जिसने फर्जी एनकाउंटर किया हो। वे फॉरवर्ड में क्या कहा जाता है, देखो प्रकाश सिंह जो पहले डीजीपी रह चुके हैं, उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दी थी पुलिस रिफॉर्म से संबंधित, जैसे पुलिस इस्टेब्लिशमेंट बोर्ड इस्टेब्लिश करो, नेशनल सिक्योरिटी कमीशन फॉर्म करो, स्टेट सिक्योरिटी कमीशन फॉर्म करो, पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बनाओ। कहीं कहीं किन्हीं राज्यों में ये छिटपुट गाइडलाइंस फॉलो की गई हैं, अदरवाइज सीरियसली इन गाइडलाइंस को इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। प्रकाश सिंह ने यह भी बोला था, अभी ना आप जाओगे किसी जगह पे ना पुलिस ही सारा काम करती है, मतलब वही पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कोई मंत्री आ जाए तो वही लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं, वही सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। तो प्रकाश सिंह ने अपनी रिपोर्ट में कहा था पुलिस के अंदर 2 अलग अलग डिपार्टमेंट बना दो, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अलग लोग हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए अलग लोग हैं। फिर मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट होनी चाहिए डीजीपी की, मेरिट के हिसाब से डीजीपी अपॉइंट होना चाहिए, कम से कम 2 साल का कार्यकाल होना चाहिए एसपी का और एसएचओ का। जो विक्टिम्स हैं उनको कंपनसेशन दिया जाए। दूसरे सजेशंस इस प्रकार से हैं, पुलिस को बढ़िया ढंग से ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, उनको सिखाओ कि ह्यूमन राइट्स और ह्यूमन डिग्निटी की रिस्पेक्ट करना जरूरी है। एक
इकोसिस्टम तैयार करो अकाउंटेबिलिटी का, मतलब कोई गलती करता है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए। हमारी पुलिस फोर्सेस में प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए और एम्पैथी होनी चाहिए। नेक्स्ट, अभी देखो जैसे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, इनके पास में पावर इतनी है कि कोई भी ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ है ना, जिस डेट को वो हुआ 1 साल के अंदर अंदर उसकी इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है। लेकिन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की पावर आप इंक्रीज कर दो, इवन 1 साल से पहले भी अगर वो क्राइम हुआ है, ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ है, तो उसमें भी NHRC इंक्वायरी करके ऐसी पावर्स आप उनको दो। नेक्स्ट, NHRC को आप इवन आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा अगर कोई ह्यूमन राइट का वायलेशन किया गया है तो उन केसेस में भी इंक्वायरी करने की पावर उनको आप दो। नेक्स्ट पॉइंट, देखो जिनके साथ में ये गलत हुआ है ना, जिनका ह्यूमन राइट्स वायलेट हुआ है, उनको कंपनसेशन प्रोवाइड करना जरूरी है, उनकी फैमिलीज को कंपनसेशन प्रोवाइड करना जरूरी है। नीलाबाती बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा, इस केस में ना कोर्ट ने ये बोला, अगर स्टेट खुद राइट टू लाइफ जो आर्टिकल 21 है इस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को वायलेट करता है ना, तो फिर स्टेट की जिम्मेदारी है जिसका ये राइट वायलेट हुआ है उसको कंपनसेशन प्रोवाइड करना। नेक्स्ट, दूसरे कंट्रीज से बेस्ट प्रैक्टिसेस हमें सीखनी चाहिए। जैसे देखो बांग्लादेश में ना 2013 में एक एक्ट बना, टॉर्चर एंड कस्टोडियल डेथ प्रिवेंशन एक्ट 2013, तो हम भी इस प्रकार का एक्ट बना सकते हैं। हमारे देश में ना टॉर्चर को रोकने के लिए बिल काफी समय से पेंडिंग है, 2017 में आया था लेकिन ये पास नहीं हो उसका। तो टॉर्चर को रोकने के लिए पार्लियामेंट से कानून बनाना जरूरी है। इसके अलावा जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स बॉडीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ भी कोलैबोरेशन जरूरी है। इवन जो सिविल सोसाइटी की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी देखो आवाज़ उठाएं, जहाँ पे भी कस्टोडियल डेथ होती है जोर शोर से उस पर अगेंस्ट आवाज़ उठाई जाए ताकि मीडिया तक वो बात पहुँचे, सरकार तक वो बात पहुँचे और सरकार इस पे फौरन एक्शन ले। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने UN टॉर्चर कन्वेंशन को साइन किया था 1997 में, लेकिन अभी तक इसे रेटिफाई नहीं किया है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने कस्टोडियल डेथ से संबंधित डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल मिसिंग मेडिकल कॉलेजेस से संबंधित है। आप देखो सिलेबस में GS पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। देखो पिछले कुछ सालों में ना सरकार ने बहुत सारे एम्स कॉलेज ओपन किए हैं। पहले सिर्फ दिल्ली में हुआ करता था, लेकिन समय के अनुसार देश के अलग अलग इलाकों में एम्स जो कॉलेज हैं वो इस्टेब्लिश किए गए हैं। इसकी शुरुआत 2003 से हो गई थी। उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की थी, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, इसी गोल के साथ में कि डिमांड एंड सप्लाई के बीच में जो गैप है, मतलब जैसे दूर दराज के इलाकों से लोग दिल्ली एम्स में इलाज करवाने के लिए आते थे, महीनों उन्हें इंतजार करना पड़ता था सर्जरी के लिए। इवन आज भी दिल्ली एम्स में डॉक्टर की अपॉइंटमेंट में बहुत समय लग जाता है, समझे। तो ये जो डिमांड बहुत ज़्यादा थी, सप्लाई कम थी, इस चीज़ को ब्रिज करने के लिए, इस गैप को फिल करने के लिए सोचा गया था कि अलग अलग रीजन्स में ज़्यादा एम्स के कॉलेजेस इस्टेब्लिश किए जाएं। 2006 में ये जो योजना थी वो इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हुई। उस समय टोटल 6 एम्स जैसे जो मेडिकल संस्थान हैं वो इंडिया में इस्टेब्लिश किए गए थे। आज के समय में देखो 20 एम्स जो संस्थान है ना वो इस्टेब्लिश हो चुके हैं। 20 एम्स के संस्थानों में फंक्शनल मेडिकल कॉलेज है, 3 और बन रहे हैं जो प्रोसेस में हैं। अब राइटर कहते हैं देखो इसमें तो कोई डाउट नहीं है, अलग अलग रीजन्स में एम्स जैसे संस्थान बने हैं, स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ पैदा हुई हैं, मेडिकल सीट्स इंक्रीज हो गई हैं और अलग अलग रीजन्स में एम्स मेडिकल कॉलेजेस की सहायता से अफोर्डेबल हेल्थ केयर भी प्रोवाइड किया जा सकता है। बट देखो यहाँ पर ना राइटर बोलते हैं इंटेंशन ज़्यादा स्ट्रोंग है, इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रोंग नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एम्स मदुरई, बहुत जोर शोर से इस मदुरई को, एम्स मदुरई को इस्टेब्लिश किया गया था 2019 में। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा था मदुरई के थोपुर में, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए प्रतिष्ठा वाला प्रोजेक्ट। लेकिन देखो इतने साल हो गए, 5 साल हो गए, एक ईंट भी नहीं लगी है। एम्स मदुरई तो बन गया, 3 साल हो चुके हैं, एडमिशन लिए, बच्चों के एडमिशन लिए, लेकिन अभी भी बिल्डिंग नहीं है अपनी,
बेसिक से बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी कॉलेज के चलने की, अपनी एक बिल्डिंग हो, लेकिन अभी तक एक ईंट भी नहीं लगी है। मदुरई का साथ लगता है एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे एक मेडिकल कॉलेज है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। वहां पर देखो टेम्परेरी क्लासेस चल रही हैं बच्चों की जिन्होंने एम्स मदुरई में एडमिशन लिया है। ये देखो बात सिर्फ एम्स की नहीं है, बहुत सारी जगहों पे ऐसा देखने को मिला। जैसे रोहतक में IIM कॉलेज इस्टेब्लिश कर दिया गया, लेकिन क्लासेस स्टार्ट हुए बहुत साल हो गए, अब जाके वहां पे एम्स में बिल्डिंग बनी है रोहतक में। बट देखो ये उन स्टूडेंट्स के साथ में तो थोड़ा धोखा है ना, जिन्होंने एम्स मदुरई के नाम पे एडमिशन ले लिया। अब उनको लगा कि जैसे दिल्ली का जो एम्स है वो तो देखो टॉप पे है मेडिकल कॉलेजेस में, तो कुछ स्टूडेंट्स को लगा कि एम्स मदुरई भी अच्छा होगा, उन्होंने इस वजह से एडमिशन ले लिया। यहाँ पर उनकी रैंक अच्छी थी नीट में, लेकिन देखो अब वहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है और उनका बैच खत्म होने वाला है, तो उनके साथ आपको नहीं लगता कि धोखा हो गया? इसी वजह से ना पिछले हफ्ते स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया। प्रोटेस्ट में उन्होंने बोला कि यार हमने क्या सोचा था, एम्स के नाम पे हमने एडमिशन लिया और हमारा एक्सपीरियंस तो मतलब बहुत ही खराब है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जमीन आसमान का फर्क है। जो हमने सोचा था एम्स के नाम से हमने एडमिशन लिया और क्या हमको मिल रहा है। राइटर कहते हैं देखो ये इशू ना पहले भी सुर्खियों में आया था। 2021 में असेंबली इलेक्शंस हुए थे, उस समय डीएमके पार्टी ने यह आरोप लगाया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिर्फ घोषणा की, एम्स के लिए एक ईंट भी नहीं लगी है। बात यह है राजनीति चाहे कितनी भी कर लो, लेकिन रूट काज में जाना जरूरी है कि आखिरकार क्यों कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुई है इन मेडिकल कॉलेजेस की। मदुरई तो एग्जाम्पल है। हमारे देश में ना ऑफिशियल डेटा के अनुसार डॉक्टर पॉपुलेशन रेशो ना 1:834 है, जो रूरल एरियाज में तो देखो और भी खराब है। सरकार ने ये अच्छा काम किया है अलग अलग रीजन्स में मेडिकल कॉलेजेस ओपन करने का, लेकिन अब देखो इसको इंप्लीमेंट अच्छे से करना चाहिए और इसके लिए जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट है वो दोनों मिलकर काम करें, ताकि ना सिर्फ देखो बच्चों को बढ़िया ढंग से मेडिकल एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके और इसके साथ साथ क्वालिटी अफोर्डेबल केयर भी प्रोवाइड की जा सके। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। अब लास्ट में क्वेश्चंस देख लेते हैं। आज 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। एक तो देखो पब्लिक प्लेसेस में जो ट्रांसजेंडर्स की बैगिंग पर बैन लगाया गया है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी एंड सोशल इंप्लीकेशंस को आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है। फिर दूसरा क्वेश्चन कस्टोडियल डेथ से संबंधित है। दोनों क्वेश्चंस आपको 250 वर्ड्स में अटेम्प्ट करने हैं, दोनों 15-15 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। pwonlyx.com पे जाके आप इन दोनों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक एनर्जेटिक डिस्कशन के साथ। आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।